Next topic is stability. If a beam can be counted on to remain stable up to the fully plastic condition, the nominal moment strength can be taken as the plastic moment capacity. अगर हम ये इंश्योर कर लें कि बीम जो वो प्लास्टिक कंडीशन तक स्टेबल रहेगी, तो जो बीम की नॉमिनल मोमेंट कैपेसिटी है वो हम प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी के इक्वल देख सकते हैं। उसमें एम एन जो है वो एम पी के इक्वल होगी, मीन नॉमिनल मोमेंट कैपेसिटी विल बी इक्वल टू प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी, अदरवाइज एम एन विल बी लेस देन एम पी। अदरवाइज जो है वो हम जो एम एन है, जो नॉमिनल मोमेंट कैपेसिटी है, वो प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी से कम होगी। तो इसका मतलब यह है कि प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी हम सिर्फ उस वक्त अचीव कर सकते हैं अगर बीम उस प्लास्टिक कंडीशन तक जो है वो स्टेबल रहे। अगर प्लास्टिक कंडीशन तक पहुंचने से पहले अनस्टेबल हो जाए किसी और वजह से, जो कि उसके रीजंस हम आगे स्टडी करेंगे, तो जो नॉमिनल मोमेंट कैपेसिटी होगी वो फिर एम पी से कम होगी। As in case of compression member, instability can be in an overall sense or it can be local. जिस तरह compression member हमने overall instability और local stability जो वो स्टडी की थी, इसी इसी तरह बीम्स के अंदर की जो इंस्टेबिलिटी है वो भी ओवरऑल सेंस में भी हो सकती है और ये लोकल भी हो सकती है। When a beam bends, the compression region above the neutral axis is analogous to a column. जब बीम जब वो बेंड होता है तो उसका जो कंप्रेशन पोर्शन है, बेंडिंग की वजह से जब बीम बेंड होगा तो उसमें एक पोर्शन जो कंप्रेशन रीजन होगा और एक पोर्शन जो वो टेंशन रीजन होगा। तो जो कंप्रेशन रीजन होगा जो कि पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट के केस में न्यूट्रल एक्सिस से वो जो ऊपर वाला पोर्शन है वो कंप्रेशन रीजन होगा। तो कंप्रेशन रीजन जो है वो एक कॉलम की तरह बिहेव करेगा क्योंकि उसमें कंप्रेसिव स्ट्रेसेस होंगी। तो जो भी मेंबर कंप्रेशन मेंबर होता है उसमें बकलिंग जो है वो के चांसेस जो है वो होते हैं। इस तरह हमने कंप्रेशन मेंबर के डिज़ाइन में पढ़ा था। अगर जो कॉलम है जो कंप्रेशन मेंबर है वो सिलेंडर है तो उसमें बकलिंग के चांसेस जो वो होते हैं। लेकिन जिस तरह से कॉलम में टोटल क्रॉस सेक्शन जो है वो बकल कर रहा होता है क्योंकि पूरा क्रॉस सेक्शन जो है वो अंडर कंप्रेसिव स्ट्रेसेस होता है, लेकिन बीम के केस में ऐसा नहीं है। बीम के केस में एक पोर्शन जो है वो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस के अंडर होता है और जो दूसरा पोर्शन है वो टेंसाइल स्ट्रेसेस के अंडर होता है। तो अब जो कंप्रेशन पोर्शन है वो उसमें बकलिंग प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन जो टेंसाइल पोर्शन है उसमें बकलिंग जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो रही है। वो जब किसी भी चीज़ को स्ट्रेच करते हैं तो उसमें अगर इनिशियली थोड़ी बहुत बकलिंग है, अगर बेंडिंग है, वो भी स्ट्रेट हो जाता है। तो टेंसाइल मेंबर जो है वो बकलिंग को रेजिस्ट करता है, जबकि कंप्रेशन मेंबर जो है वो उसमें बकलिंग जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो चूँकि बीम के अंदर दोनों तरह के बिहेवियर जो हैं वो एक साथ ही हैं, जो टेंशन पोर्शन है वो स्ट्रेट होना चाह रहा है और जो कंप्रेशन मेंबर है वो कंप्रेशन पोर्शन है वो बकल होना चाह रहा है। तो इस वजह से जो क्रॉस सेक्शंस हैं वो उनके अंदर ट्विस्टिंग प्रोड्यूस हो जाती है, टॉर्जन जो का इफेक्ट आ जाता है। इस तरह की इंस्टेबिलिटी को हम लेटरल टॉर्जनल बकलिंग कहते हैं। लेटरल टॉर्जनल बकलिंग जो है वो बेसिकली इस फिगर में आपको जो देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक डब्ल्यू सेक्शन है। इसमें टॉप पोर्शन में फॉर एग्जांपल अगर कंप्रेसिव स्ट्रेसेस हैं और बॉटम पोर्शन में टेंसाइल स्ट्रेसेस हैं, तो चूँकि टॉप पोर्शन जो है वो बकल होना चाह रहा है लेटरल डायरेक्शन में, लेकिन जो बॉटम पोर्शन है वो टेंसाइल उसमें टेंसाइल फोर्सेस हैं, तो वो बकल नहीं होगा, वो स्ट्रेट रहेगा, वो अपनी पोजीशन पे स्टेबल रहना चाहेगा। तो इस वजह से क्या होगा, ये ट्विस्टिंग प्रोड्यूस हो जाएगी। इस तरह यहाँ पे आपको येलो फिगर जो नज़र आ रही है ये डी फॉर्म शेप है, इसमें लेटरल बकलिंग जो वो प्रोड्यूस हो चुकी है। तो ये इस तरह की जो बकलिंग है जो कि कंप्रेशन पोर्शन में हो रही है लेकिन टेंशन पोर्शन में नहीं हो रही, इस वजह से ये ट्विस्टिंग का इफेक्ट आ जाता है। इसलिए यहाँ पे आपको क्रॉस सेक्शन नजर आ रहा है, ये ओरिजिनल शेप है, ब्लू जो ओरिजिनल शेप है क्रॉस सेक्शन की, और बेंडिंग के बाद ये न्यू जो शेप है डिफॉर्म्ड शेप है, इसमें क्रॉस सेक्शन जो वो ट्विस्ट हो गया इस डायरेक्शन में।
तो इस तरह की बकलिंग को हम लेटरल टॉर्जनल बकलिंग कहते हैं। ये बीम्स के अंदर किस वजह से होती है? क्योंकि एक पोर्शन जो है वो कंप्रेशन में है, जो कि एनालोगस टू कॉलम है, उसके अंदर बकलिंग हो रही है। दूसरा पोर्शन जो एनालोगस टू टेंशन मेंबर है, उसमें बकलिंग को रेजिस्ट कर रहा है। तो उस वजह से जो है वो क्रॉस सेक्शन जो है वो ट्विस्ट हो जाते हैं। इस ट्विस्टिंग इफेक्ट को हम लेटरल टॉर्जनल बकलिंग जो है कहते हैं। ओके, लेटरल टॉर्जनल बकलिंग की अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है वो वीडियोस देख लें। दो वीडियोस हैं मेरे पास, उसको देख लें, उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा लेटरल टॉर्जनल बकलिंग क्या होती है। जी, ये आपको वीडियो नज़र आ रही है? कोई स्टूडेंट कंफर्म कर दे, ये वीडियो शेयर हो रही है आपके साथ? यस सर। इसमें ये एक डब्ल्यू सेक्शन गर्डर है, जिसको लेबॉर्ट्री में टेस्ट किया जा रहा है। बेंडिंग टेस्ट जो है परफॉर्म किया जा रहा है। सेंटर पे मिड स्पैन के ऊपर पॉइंट लोड अप्लाई हो रहा है यहाँ पे। और सेंटर के ऊपर जो लेटरल डिफ्लेक्शन है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, वो यहाँ पे इस ग्राफ में आपको नज़र आएगी। और जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वो यहाँ पे आपको नज़र आएगी। आपने यहाँ पे ये जो टॉप टॉप जो पोर्शन है, टॉप फ्लैंज है, जो कि कंप्रेशन फोर्सेस के अंडर होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस के अंडर होगा, इसको आपने देखना है ये लेटरली किस तरह से जो वो बकल कर रहा है। इस पोर्शन पे आपको आपने गौर से देखना है, उसके ग्राफ को भी आप देखते रहें। ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है इस पॉइंट के ऊपर, यहाँ पे ये आपको स्ट्रिंग से नज़र आ रही है, ये इस पॉइंट की हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है। ये लोड इंक्रीज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट अभी जो है वो स्टार्ट नहीं हुई। ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, इसको मीन्स ये वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो रही है। यहाँ पे आप देखें ये बॉटम पोर्शन टेंसाइल फोर्स में ये स्ट्रेट रह रहा है, और जो अपर पोर्शन है ये बकल कर रहा है लेटरल डायरेक्शन में। तो इस वजह से ये क्रॉस सेक्शन, इसको देखें, ये ट्विस्ट हो रहा है। ये ट्विस्टिंग का इफेक्ट जो है वो आपने इसको देखना है। ये बेसिकली अब मैक्सिमम जो ट्विस्टिंग है वो हो चुकी है इसमें। तो इस इफेक्ट को हम लेटरल टॉर्जनल बकलिंग कहते हैं। ये बॉटम पोर्शन स्ट्रेट है, अपर पोर्शन जो वो बकल कर गया, उसकी वजह से जो क्रॉस सेक्शन है वो ऐसे ट्विस्ट हो रहा है। दिस इज कॉल्ड लेटरल टॉर्जनल बकलिंग। यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट पे जाके अब लोड कैपेसिटी, जो लोड है वो डिक्रीज होना शुरू हो गया। इसका मतलब ये है कि लेटरल टॉर्जनल बकलिंग की वजह से मेंबर की कैपेसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। ओके, अब ये लोड रिमूव हो रहा है, क्योंकि इलास्टिक रेंज के अंदर था, तो अब ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में जा रहा है। लोड रिमूव हो गया, तो ये बीम जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में चला गया। फिर दूसरी वीडियो भी देख लें। जी, ये वीडियो नज़र आ रही है आप लोगों को? जी सर, नजर आ रही है। हाँ, इसमें भी प्लेट गर्डर का एक मॉडल जो है वो टेस्ट किया जा रहा है, उसको भी आप देख लें। प्लेट गर्डर बेसिकली हम यूज़ करते हैं जब बेंडिंग मोमेंट इतनी ज़्यादा हो कि जो हैवीएस्ट सेक्शन अवेलेबल है मैनुअल के अंदर वो भी हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल ना कर रहा हो। हम जो है वो खुद से बिल्टअप शेप जो है वो आई फॉर्म की फॉर्म में, आई शेप में जो फॉर्म करते हैं, उसको हम प्लेट गर्डर कहते हैं। जो पिछले लेक्चर में आपको स्लाइड में मैंने दिखाया, ये इसकी थोड़ी सी स्पेसिफिकेशंस हैं जो प्लेट गर्डर जो है वो यूज़ किया जा रहा है टेस्टिंग के लिए। ओके, इसमें ये स्पोर्ट्स हैं दोनों एंड्स पे, और यहाँ पे 2 पॉइंट लोडिंग अप्लाई हो रही है। 2 पॉइंट्स के ऊपर इक्वल जो पॉइंट लोड है वो अप्लाई हो रहा है।
इसमें ये आपको एक साइड से व्यू नज़र आ रहा है यहाँ से, ये टॉप व्यू है, ठीक है, ये टॉप फ्लैंज आपको नज़र आ रहा है, ये टॉप फ्लैंज है, ठीक है। ये आपको इस साइड से अगर आप देखें, क्रॉस सेक्शन को देखें, ये क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। इस पे ये 2 पॉइंट्स के ऊपर लोड अप्लाई हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब आप देखें ये टॉप पोर्शन जो है वो बकल कर रहा है, लेकिन जो बॉटम फ्लैंज है वो स्ट्रेट है। तो इसकी वजह से यहाँ पे सेंटर पे ट्विस्टिंग का इफेक्ट आ रहा है, ट्विस्ट क्रॉस सेक्शन जो ट्विस्ट हो रहा है। ये टॉप फ्लैंज जो है वो बकल कर गया, लेकिन जो बॉटम फ्लैंज है वो स्ट्रेट है। तो ये बेसिकली इसको हम जो है वो लेटरल टॉर्जनल, इस इफेक्ट को लेटरल टॉर्जनल बकलिंग कहते हैं। इस इफेक्ट की वजह से बीम की कैपेसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। अगर हम इसका प्रिवेंट करें, इसके अलावा दूसरे मोड्स हैं उनको प्रिवेंट कर दें, तो हमारे पास जो मोमेंट प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी हमने कैलकुलेट किया वो हम सिर्फ उसी सूरत में अचीव कर सकते हैं। ये वीडियो लिंक्स स्लाइड्स में भी हैं, या आपको मैंने वीडियोस व्हाट्सएप ग्रुप के भी थ्रू भी शेयर कर देता हूँ। ओके, लेटरल टॉर्जनल बकलिंग की आपको समझ आ गई होगी। Lateral torsional buckling can be prevented by bracing the beam against twisting at sufficiently close intervals. Lateral torsional buckling को हम किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं? हम बीम को लेटरल डायरेक्शन में डिफरेंट इंटरवल्स के ऊपर जो वो ब्रेसिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। दिस कैन बी अकम्प्लिश्ड विद अदर 2 टाइप्स ऑफ स्टेबिलिटी ब्रेसिंग। 2 टाइप्स की ब्रेसिंग, स्टेबिलिटी ब्रेसिंग जो है हम यूज़ करते हैं। एक सिंपल लेटरल ब्रेसिंग यूज़ करते हैं, और दूसरी जो हम टॉर्जनल ब्रेसिंग यूज़ करते हैं। Lateral bracing, which prevents lateral translation, should be applied as close to the compression member as possible. Lateral bracing simply जो lateral displacement है, जब ये वीडियोस के अंदर आपने देखा था जो टॉप फ्लैंज था वो laterally displace हो रहा था, उस displacement को prevent करती हैं। तो इसलिए lateral bracing जो है वो हमारी कोशिश ये होगी कि हम compression फ्लैंज के बिल्कुल करीब जितना क्लोज हो सके हम प्रोवाइड करें। जो टॉर्जनल ब्रेसिंग है वो बेसिकली जो टॉर्जन का इफेक्ट आ रहा था उसको प्रिवेंट कर रही है, डायरेक्टली प्रिवेंट करती है। टॉर्जनल ब्रेसिंग भी नोडल भी हो सकती है, मीन्स किसी डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर इंटरवल्स के साथ भी प्लेस की जा सकती है इसमें, या ये कॉन्टीन्यूस भी हो सकती है, मीन टू थ्रू आउट द लेंथ कॉन्टीन्यूस हम प्रोवाइड कर दें। और इसकी 2 फॉर्म्स हो सकती हैं, क्रॉस फ्रेम्स या डायाफ्राम्स। इन जो लेटरल ब्रेसिंग है और टॉर्जनल ब्रेसिंग है इसको हम देख लेते हैं। ये बेसिकली लेटरल टॉर्जनल बकलिंग का इफेक्ट है, ये बीम के ऊपर सेंट्रल लोड अप्लाई हो रहा है, तो इसकी वजह से ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन जो है वो डिस्प्लेस भी हो रहा है और ट्विस्ट भी हो रहा है लेटरल टॉर्जनल बकलिंग के इफेक्ट की वजह से। तो अगर हम लेटरल टॉर्जनल बकलिंग के इस इफेक्ट को प्रिवेंट करना चाहते हैं तो हम लेटरल डायरेक्शन में सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, ब्रेसिंग प्रोवाइड करेंगे। ये लेटरल ब्रेसिंग है, सिंपल ब्रेसिंग, जिसको आप कंप्रेशन फ्लैंज को लेटरल डायरेक्शन में सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा क्रॉस फ्रेम, जो टॉर्जनल ब्रेसिंग की जो 2 टाइप्स हमने पढ़ी हैं। क्रॉस फ्रेम ब्रेसिंग, क्रॉस फ्रेम में ये क्रॉस की फॉर्म में एक फ्रेम जो है वो एलिमेंट्स के साथ हम जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं। ये बेसिक ब्रेसिंग जो है वो जो इस वेब की टॉर्जनल इफेक्ट है, इसकी रोटेशन है जो कि ट्विस्टिंग की वजह से, ट्विस्टिंग का जो इफेक्ट है उसको प्रिवेंट करेगी। इसके बाद डायाफ्राम है, कोई भी एक पूरी प्लेट एलिमेंट या कोई बीम सेक्शन हम दरमियान में लेटरल डायरेक्शन में प्रोवाइड कर दें तो ये डायाफ्राम ब्रेसिंग होगी। ये लेटरल ब्रेसिंग की एक एग्जांपल है। इसमें ये मेन जो गर्डर है, प्राइमरी बीम है, उसके ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंप्रेशन फ्लैंज के साथ ये दूसरी डायरेक्शन में डिफरेंट इंटरवल्स के ऊपर ये सेकेंडरी बीम्स अटैच हो रही हैं। अब ये सेकेंडरी बीम्स जो हैं वो लेटरल ब्रेसिंग प्रोवाइड कर रही हैं इस गर्डर के टॉप फ्लैंज को, जिसकी वजह से टॉप फ्लैंज की जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है वो प्रिवेंट होगी। ये लेटरल ब्रेसिंग की टाइप सिंपल जो लेटरल ब्रेसिंग होती है। क्रॉस फ्रेम ब्रेसिंग जो वो ये आपके पास एक ब्रिज गर्डर है, 2 ब्रिज गर्डर के दरमियान क्रॉस की फॉर्म में जो है वो ब्रेसिंग प्रोवाइड की गई है। ये बेसिकली जो डायरेक्ट टॉर्जन का इफेक्ट है, जो ट्विस्टिंग इफेक्ट है उसको प्रिवेंट करेगी। क्रॉस फ्रेम ब्रेसिंग इस टाइप की है।
और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कीमेटिक डायग्राम क्रॉस फ्रेम ब्रेसिंग की। दो एडजेसेंट जो गर्डर्स हैं या बीम्स हैं उनके दरमियान जो है वो क्रॉस की फॉर्म में जो है वो ब्रेसिंग प्रोवाइड कर देते हैं। इसको हम क्रॉस फ्रेम ब्रेसिंग कहते हैं। ये डायफ्राम ब्रेसिंग है। डायफ्राम ब्रेसिंग में दो एडजेसेंट गर्डर्स या बीम्स के दरमियान प्लेट एलिमेंट या कोई भी सेक्शन हम जो है वो इस तरह से प्रोवाइड कर देते हैं, अटैच कर देते हैं। इसको हम डायाफ्राम ब्रेसिंग जो कहते हैं। Whether the beam can sustain a moment large enough to bring it to the fully plastic condition also depends on whether the cross-sectional integrity is maintained. Okay, ये एक हमारे पास कंडीशन है, इसको अगर हम प्रिवेंट करें मींस लेटरल टॉर्जनल बकलिंग को अगर हम प्रिवेंट कर लें तो जो बीम है वो अपनी फुल प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी अचीव कर सकता है। इसके अलावा जो और कंडीशंस हैं जिसके अंदर जो लोकल स्टेबिलिटी की कंडीशंस हैं, जो हमने कंप्रेशन मेंबर्स के डिज़ाइन में भी पढ़ा था, इसमें हमने लोकल बकलिंग जो वो को स्टडी किया था, फ्लैंज लोकल बकलिंग या वेब लोकल बकलिंग। तो ये दूसरी टाइप ऑफ इंस्टेबिलिटी है। तो ये दोनों इंस्टेबिलिटी को अगर हम प्रिवेंट कर लें तो सेक्शन जो है वो फुली प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी जो है वो प्रोवाइड कर सकता है। वरना अगर इनमें से कोई एक फेलियर मोड जो वो गवर्न करेगा, फॉर एग्जांपल लेटरल टॉर्जनल बकलिंग प्रोड्यूस हो जाती है, जो फ्लैंज लोकल बकलिंग या वेब लोकल बकलिंग प्रोड्यूस हो जाती है, तो जो सेक्शन है, जो बीम है, वो फुल प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी तक जो वो नहीं वो अचीव नहीं कर सकेगा। तो अगर हम चाहते हैं कि क्रॉस सेक्शन फुल प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी अचीव करे, मीन्स हम उस पर इतना लोड अप्लाई कर सकें कि वो उसको हम प्लास्टिक जो स्टेज है प्लास्टिक लैप्स मैकेनिज्म तक ले जाएं, तो उसके लिए हमें ये तीनों टाइप ऑफ इंस्टेबिलिटी को प्रिवेंट करना पड़ेगा: लेटरल टू ओरिजिनल बकलिंग, फ्लैंज लोकल बकलिंग और वेब लोकल बकलिंग। एज डिस्कस्ड इन लेक्चर नंबर 8 कंप्रेशन मेंबर्स के लेक्चर नंबर 8 में हमने जो है वो स्टडी किया था कि बकलिंग को, लोकल बकलिंग को हम डिटरमिन करते हैं विड्थ टू थिकनेस रेशियोज के साथ। जो कंप्रेशन एलिमेंट्स हैं क्रॉस सेक्शन के, उनकी विड्थ टू थिकनेस रेशियोज जो हम कैलकुलेट करते हैं, उसको हम कंपेयर करते हैं लिमिटेड विड्थ टू थिकनेस रेशियोज, जिसको लैम्डा आर से हम रिप्रेजेंट करते थे। एक्चुअल विड्थ टू थिकनेस रेशियो को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट कर रहे थे, और जो लिमिटिंग विड्थ टू थिकनेस रेशियो उसको लैम्डा आर से रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो लैम्डा आर से कम होना चाहिए लोकल स्टेबिलिटी के लिए। ओके, लेटरल टू ओरिजिनल बकलिंग को हम जो है वो इस तरह से ब्रेसिंग प्रोवाइड करके प्रिवेंट कर सकते हैं, और जो लोकल बकलिंग है उसको हम लैम्डा आर को लैम्डा आर से कम रख के प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट फिगर के अंदर एक ग्राफ है, उसमें जो है वो जो लेटरल टू ओरिजिनल बकलिंग का जो इफेक्ट है, लोकल बकलिंग और लेटरल टू ओरिजिनल बकलिंग का जो मोमेंट कैपेसिटी पे इफेक्ट है, वो हम स्टडी करेंगे। उस ग्राफ के अंदर 5 बीम्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीम्स के लिए लोड और जो सेंट्रल डिफ्लेक्शन है, जो मिड स्पैन की डिफ्लेक्शन है, उसके दरमियान ग्राफ जो है वो दिया गया है। ये आपके पास ग्राफ है। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर जो सेंट्रल लाइन डिफ्लेक्शन है, मीन जो मिड स्पैन की जो डिफ्लेक्शन है वो प्लॉट की गई है, और वर्टिकल एक्सिस के ऊपर लोड, जो उसके ऊपर लोड अप्लाई हो रहा है वो उसकी वैल्यू प्लॉट की गई है। इसमें 5 डिफरेंट बीम्स के लिए ग्राफ ड्रा किया गया है। जो फर्स्ट कर्व है ये हमारे पास डिफ्लेक्शन कर्व एक ऐसी बीम की है जो कि इसकी फर्स्ट यील्ड से पहले ही अनस्टेबल हो जाती है। मींस जो स्टेज ए हमने पढ़ी थी पिछले लेक्चर नंबर 12 के लेक्चर नंबर 11 के अंदर, जो फर्स्ट स्टेज थी जिसमें जो स्ट्रेस थी, जो एक्सट्रीम फाइबर की जो स्ट्रेस थी वो यील्ड स्ट्रेस से कम थी, उस स्टेज पे ही अगर बीम अनस्टेबल हो जाए, उसमें लोकल बकलिंग हो जाए या लेटरल टू ओरिजिनल बकलिंग के इफेक्ट की वजह से वो बीम अनस्टेबल हो जाए, तो उसकी जो मोमेंट कैपेसिटी होगी, लोड कैपेसिटी होगी, वो इस तरह से होगी। और जो कर्व 2 है वो उस बीम को जो रिप्रेजेंट कर रही है, जो हमने स्टेज बी स्टेज पढ़ी थी लेक्चर नंबर 11 के अंदर,
जिसमें हमने जो है वो देखा था कि एक्सट्रीम फाइबर्स जो हैं वो उसमें यील्डिंग प्रोड्यूस हो गई है। Curve 2 and 3 correspond to beam that can be loaded past first yield but not far enough for the formation of plastic hinge. Means beam जो curve 2 और 3 हैं ये एक ऐसी बीम के लिए है जिसके ऊपर लोड हम जो है वो जो अप्लाई कर सकते हैं वो स्टेज बी और सी के दरमियान है। मीन्स फर्स्ट यील्ड से के बाद भी हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो फुल मोमेंट कैपेसिटी है वहाँ तक हम नहीं पहुँच सकते। इनके दरमियान में किसी एक पॉइंट तक हम लोड अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो सेकंड और थर्ड कर्व हैं ये उस बीम को रिप्रेजेंट कर रही हैं। If plastic legs can be reached, the lateral load deflection curve will have the appearance of either curve 5 or curve 5, 4 और 5। जो कर्व 4 और 5 हैं ये उस बीम के लिए हैं जो कि हम स्टेज डी तक जब हम पहुंच जाएंगे, मीन्स अगर ऐसा बीम जो कि स्टेज बीम तक डी स्टेज तक हम उसको लोड कर सकें तो उसकी जो लोड डिफ्लेक्शन कर्व होगी वो 4 या 5 की फॉर्म में होगी। तो इसमें सबसे जो मैक्सिमम मोमेंट कैपेसिटी है वो बीम 5 की है। मीन इस पे ये बीम जो है वो इसको हमने स्टेबल रखा है फुली प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी अचीव करने तक। जो बीम 1 है ये यील्डिंग से भी पहले ही अनस्टेबल हो गया लेटरल टू ओरिजिनल बकलिंग या लोकल बकलिंग की वजह से। तो यहाँ पे आप लेटरल टू ओरिजिनल बकलिंग या लोकल इंस्टेबिलिटी का इफेक्ट देख सकते हैं कि जिस बीम के अंदर लोकल स्टेबिलिटी का इफेक्ट पहले आ गया है उसकी जो लोड कैपेसिटी है वो बहुत कम है। इस तरह ये बीम 1 है इसकी लोड कैपेसिटी सबसे कम है। इसमें यील्डिंग से भी पहले ही बीम जो है वो अनस्टेबल हो गई है। जो बीम 2 है या 3 है इसमें जो फर्स्ट यील्ड है मीन जो एक्सट्रीम लेयर है उसमें यील्डिंग प्रोड्यूस हो गई है उसके बाद जाके ये अनस्टेबल हुई है। जबकि 4 और 5 जो हैं वो इस बीम में जो हमने प्रॉपरली लेटरल टॉर्जनल बकलिंग और लोकल बकलिंग को प्रिवेंट किया है और बीम जो है वो अपनी फुल प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी इसने अचीव की है। तो ये बेसिकली जो लोकल स्टेबिलिटी या लेटरल टॉर्जनल बकलिंग का इफेक्ट है किसी भी बीम की मोमेंट कैपेसिटी के ऊपर। सर कॉलम में हमने देखा था कि कॉलम में भी जो बकलिंग का इफेक्ट है वो कॉलम की कैपेसिटी को डिक्रीज कर रहा है। अगर हम सिंपल यील्ड स्ट्रेस को कंसिडर करते हुए बकलिंग के इफेक्ट को निगलेक्ट करते हुए कैपेसिटी कैलकुलेट करेंगे कॉलम की वो बहुत ज़्यादा आएगी एज कम्पेयर टू बकलिंग। तो इसी तरह बीम के अंदर भी जो लोकल इंस्टेबिलिटी है उसको अगर हम कंसिडर करेंगे लोकल इंस्टेबिलिटी के चांसेस अगर प्रेजेंट हैं तो जो बीम की कैपेसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, वो अपनी फुल प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी तक नहीं पहुंच पाएगा। ओके ये सारी इसी ग्राफ की डिस्क्रिप्शन गिवन है एक्चुअली 2 स्लाइड्स के अंदर। जो सेफ डिज़ाइन कैन बी अचीव्ड विद द बीम्स कॉरस्पॉन्डिंग टू एनी ऑफ द कर्व्स। हम सेफ डिज़ाइन किसी भी एक कर्व को यूज़ करते हुए जो वो अचीव कर सकते हैं, लेकिन जो कर्व 1 या 2 है ये मटेरियल का इनसफिशिएंट यूज़ है। मीन जो फुल प्लास्टिक मूवमेंट कैपेसिटी वो हम अचीव कर सकते थे वो हम यूटिलाइज नहीं कर रहे। तो 1 और 2 कर्व जो हैं ये बेसिकली इनएफिशिएंट यूज़ है मटेरियल का। अगर हम मटेरियल को एफिशिएंटली यूज़ करना चाहते हैं और हमारा डिज़ाइन इकोनॉमिकल हम चाहते हैं तो हमें ये 3 कर्व्स को कंसिडर करेंगे। मीन्स हम बीम के अंदर जितना हो सके लेटरल बकलिंग को प्रिवेंट करके बीम को मैक्सिमम कैपेसिटी तक ले जा सकते हैं। जी इसमें इस लेक्चर में कोई क्वेश्चन हो आपका तो पूछ लें। जी किसी का कोई क्वेश्चन हो किसी जगह समझ ना लगे किसी पॉइंट की तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी कोई क्वेश्चन नहीं आपको?